दोस्तों आज 3 अक्टूबर है और 3 अक्टूबर की जो डेट है वो इतिहास में बड़ी ही महत्वपूर्ण है। इतिहास में ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज ही के दिन 3 अक्टूबर 1989 को 1989 को जो तिब्बत के धर्मगुरु थे, जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, दलाई लामा, उनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अभी देखिए क्या है, ये जो रहने वाले हैं वो तिब्बत के हैं, अभी जो करंटली रह रहे हैं वो इंडिया के अंदर रह रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि ये जो धर्मगुरु हैं ये तिब्बत से हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि आज का अगर हम वर्ल्ड का मैप उठा के देखें, अगर वर्ल्ड मैप पे बात की जाए, अगर कोई पूछने लगे आज की जनरेशन के तिब्बत कहाँ पे है, तो मैं बताना चाहूंगा कि मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं उनको ये नहीं पता होगा आज की जनरेशन को कि तिब्बत नाम का कोई देश भी इस धरती पे कभी हुआ करता था। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा तिब्बत का ही। अब आज हम जानेंगे कि तिब्बत जो है कि पुराने टाइम से ही हमारे बीच में बसा हुआ एक देश हुआ करता था, जहां पे बौद्ध धर्म का बड़ा ही जोरों शोरों से प्रचार हुआ। तिब्बत की जो भूमि थी हमेशा से ही शांति प्रिय, सबसे मेल मिलाप वाली भूमि रही है। उन्होंने कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, ना ही किसी के लिए बुरा किया। लेकिन फिर भी वो लोग क्या है, धीरे धीरे इस पूरे के पूरे वर्ल्ड के मैप से गायब हो गए। आज जानेंगे कि ये जो तिब्बत है आखिर वर्ल्ड के मैप से गायब कहां हो गया। अगर हम इतिहास में झांक के देखते हैं तो इतिहास में 8वीं और 7वीं जो शताब्दी है उसके अंदर तिब्बत के बारे में हमें जिक्र मिलता है। और भारत से बहुत सारे लोग जो है टाइम टू टाइम अपना बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए तिब्बत के अंदर आते जाते रहे हैं। और उन्होंने अपने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए तिब्बत को ही एक बेस्ट और स्टेबल जगह इसलिए चुना क्योंकि तिब्बत क्या है, प्राकृतिक रूप से पहाड़ों के बीच में, पठारों के बीच में बसी हुई है। लगभग 16,000 किलोमीटर 16,000 मीटर की ऊंचाई पे बसा हुआ बिल्कुल एक पर्वतीय, एक पठारीय भूभाग है तिब्बत। ठीक है, और वहां पे बड़ी ही शांति प्रिय लोग रहते थे। उनके बीच में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए इंडिया से बहुत सारे हमारे जो बौद्ध के प्रचारक लोग थे वहां पे गए हैं। ठीक है, अभी अगर हम तिब्बत को थोड़ा बैक डेट में जाके देखें तो जब मंगोलों का अंत हुआ था, मंगोलों का अंत 1720 ईस्वी के आसपास जो मंगोल हैं उनका बिल्कुल पूरी तरह से अंत किया गया था। ठीक है, जो अंत हुआ था वो चीन के जो माछू जो चीन के माशू जो लोग थे उनके द्वारा किया गया था। अब जो देखिए क्या है कि जब वहां पे मंगोलों का अंत हो रहा था उसी टाइम पे अंग्रेजों का हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर यहाँ पे अंग्रेज लोगों अपना जो साम्राज्य था उसका विस्तार कर रहे थे। अभी अपने साम्राज्य विस्तार के साथ साथ में जो अंग्रेज लोग थे वो तिब्बत के अंदर भी अपना साम्राज्य विस्तार चाहते थे। लेकिन गोरखा के युद्धों के कारण जो अंग्रेज लोग थे अपने जो पैर हैं वो तिब्बत के अंदर जमा नहीं पाए। वहां पे अपने जो गवर्नमेंट है उसको स्टेबल नहीं कर पाई, या फिर बोल सकते हैं कि वहां पे वो रुक ही नहीं पाई क्योंकि वहां पे जो गोरखा लोग हैं वो निरंतर उनके साथ युद्ध किए जा रहे थे। गोरखा लोगों के युद्ध के कारण वो अपने आप को वहां पे संभाल नहीं पाए। ठीक है, उन्होंने औपचारिक रूप से वहां पे कुछ चौकियां जरूर बनाई लेकिन वो बहुत कारगर सिद्ध नहीं हुई। ठीक है, और जो इतिहास की अगर बात सुने तो तिब्बत जो लोग हैं उन्होंने बहुत बार, जो नेपाल है हमारा, देखिए जैसे यहाँ पे तिब्बत है उसके नीचे ही बिल्कुल नेपाल है ना, तो इन लोगों के साथ भी लगातार इनके युद्ध चलते ही रहते थे। लेकिन एक मजे की बात बड़ी है कि जैसे कि हम इस मैप में देख रहे हैं, जैसे ये चीन है बिल्कुल, क्या बोलते हैं, तिब्बत है, तिब्बत के बिल्कुल नीचे ही यहाँ पे नेपाल है। नेपाल की और तिब्बत की अक्सर बहुत लड़ाइयां चली हैं, बहुत सारे युद्ध हुए हैं इनके बीच में, लेकिन हमेशा ही नेपाल उन युद्धों में जीत जाता है। और नेपाल जब इन युद्धों में जीत जाता है तो एक बार जब दोनों की लड़ाई चल रही थी तो नेपाल के जीतने के बाद नेपाल ने तिब्बत के ऊपर एज ए फाइन 5,000 रुपए जो नेपाल के रुपीज थे उनके अंदर उनको एज ए टैक्स लगा दिया उनके ऊपर। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि उनको हर्जाना लगा दिया। तिब्बत के लोगों को हर साल 5,000 नेपाली रुपए नेपाल को देने पड़ते थे। क्यों? क्योंकि वो लोग हार चुके थे। अब जब ये लोग हार चुके थे तो तिब्बत ने एक बड़ी ही भूल कर दी। इन्होंने चीन को आमंत्रित किया अपने साथ मिलके नेपाल को हराने के लिए। तो जब इन्होंने चीन को आमंत्रित किया तो चीन ने क्या किया, चीन ने नेपाल के लोगों से इन लोगों को युद्ध जितवाया। ठीक है, तो नेपाल को जो ये 5,000 रुपए नेपाली रुपीज देते थे उनसे तो इनको छुटकारा मिल गया। लेकिन जो चीन के लोग थे, चीन के लोगों ने 1907 में अपना जो है अधिकार तिब्बत के अंदर जमा लिया। ठीक है, और जब इन्होंने अपना अधिकार चीन ने तिब्बत के अंदर जमा लिया तो इन्होंने वहां से जाने से मना कर दिया। 1912 ईस्वी में चीन से माशू जो शासन था उनका अंत हो गया और तिब्बत को क्या है, दोबारा से स्वतंत्रता मिल गई। देखिए क्या है कि एक कहावत बड़ी फेमस है, चीन के साथ जिसने भी दोस्ती की है चीन ने उसी को डसा है। ठीक है, ये जो ड्रैगन है ये ऐसा आग उगलता है कि इसके साथ जो भी दोस्ती करता है वो हमेशा जलता ही है। चाहे वो एग्जांपल हम कभी भी ले सकते हैं, जैसे तिब्बत ने इसके ऊपर विश्वास किया तो इन्होंने तिब्बत पे कब्जा कर लिया, उधर ऊपर मंगोलिया पे कब्जा कर लिया था, जो आउटर जो तिब्बत था उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। ठीक है, और जो बोलते हैं
हांगकांग है, इसको भी ये छोड़ने को तैयार नहीं है। तो इसका ये है, इसकी जो जो इसका जो साम्राज्य है, जो विस्तार की जो नीति है, वो बड़ी ही खतरनाक है। अब देखिए, जब भारत का और चीन की लड़ाई हुई थी, तो हमारे यहाँ से इन्होंने अक्साई चीन जो है वो कब्जा लिया था। तो इनका जो शुरू से है, जो इनकी हिस्ट्री रही है चीन की, वो बिल्कुल ऐसी ही रही है। ये जिसके साथ भी मित्रता करते हैं और बाद में उसी के पीठ में छुरा घोंप देते हैं। तो इसी तरह से 1912 ईस्वी में जो माशू, जो वहां के लोग, जो साम्राज्य था, उनका अंत हो गया था और 1912 में तिब्बत को दोबारा से स्वतंत्रता मिल गई थी। लगभग 2003 से लेकर 2012 तक, लगभग 9 सालों तक जो माशू, जो चीन के लोग थे, जो माशू साम्राज्य थे, उसके अधीन तिब्बत रहा। ठीक है। अब 2012 में जो चीन के लोग हैं, सॉरी, जो तिब्बत के लोग थे, उनको स्वतंत्रता मिल गई थी और उन्होंने अपना आपको एक स्वतंत्र साम्राज्य के रूप में घोषित कर दिया गया था। अब देखिए क्या है कि क्योंकि जो चीन है, भारत है और जो नेपाल है, सॉरी, जो चीन है, तिब्बत है और जो भारत है, इनके बीच में सीमा साझा होती थी। तो इन तीनों देशों ने मिलकर क्या है, शिमला के अंदर एक बैठक हुई 1913-14 में। इस बैठक के अंदर जो तिब्बत है, इसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया, एक लोअर तिब्बत, एक अपर तिब्बत। ठीक है। जो लोअर तिब्बत है, जो अभी इसमें आप देख रहे हो रेड जो कलर में बना हुआ है, ये हमारा लोअर तिब्बत। अब इसके अंदर जो यहाँ के लोग थे, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे, उनका ये गढ़ था। ठीक है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो बौद्ध धर्म के धर्म अनुयायी शासक लामा के हाथों में ये पूरा का पूरा जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है, जो लोअर तिब्बत है, ये आ गया। 1933 ईस्वी में जब 13वें दलाई लामा की मृत्यु हुई, उनके मृत्यु के बाद से ही जो बाह्य तिब्बत है, इसके अंदर चीन ने अपना कब्जा जमाना स्टार्ट कर लिया। धीरे 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 ये चीन जो है तिब्बत के अंदर घुसना शुरू हो गई। जैसे ही 14वें दलाई लामा ने 1940 ईस्वी में कार्यभार संभाला, और 1940 ईस्वी में कार्यभार संभालने के बाद जब 1950 ईस्वी में पाचन लामा के जब चुनाव स्टार्ट हुए, तो वहां पे क्या है, आपस में ही जनता के बीच में शक्ति प्रदर्शन होना स्टार्ट हो गया। जब ये शक्ति प्रदर्शन की नौबत आई, तब चीन ने क्या किया, धीरे धीरे इन शक्ति प्रदर्शनों में पूरे के पूरे तिब्बत के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। अब जब इन्होंने पूरे के पूरे तिब्बत को अपना कब्जा कर लिया, तो इन्होंने तिब्बत को चीन का ही एक पार्ट घोषित कर दिया। जैसे इन्होंने चीन का जो पार्ट घोषित किया, तो वहां के जो दलाई लामा थे और उनके कुछ अनुयायी थे, वो सीधा तिब्बत से निकल के नेपाल में आ गए। और नेपाल में आने के बाद इन्होंने भारत का रास्ता अपनाया और भारत में ये जो धर्मशाला, जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो धर्मशाला नाम की जगह है, वहां पे इन्होंने जाके शरण ली। ठीक है। भारतीय गवर्नमेंट ने जब इनको हमारे यहाँ पे शरण दी, तो हमारे यहाँ पे नेहरू जी ने दलाई लामा का जो स्वागत है, बड़ा ही जोर शोर से किया था। जब दलाई लामा भारत के अंदर आए थे, तो हमारे जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो खुद उनको एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए गए थे। जब उन्होंने देखा कि जो भारत है वो दलाई लामा को रिसीव करने के लिए आया है, जबकि उनको गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए गए थे चीन की सरकार के द्वारा, और जो भारत है उनको प्रोटेक्ट कर रहा था, तो उससे रुष्ट होके ही उन्होंने भारत को सबक सिखाने की ठान ली थी। ठीक है। और उसी के परिणाम स्वरूप जो भारत के ऊपर चीन ने बाद में जो हमला किया था, वो उसी का परिणाम था। तो अब देखिए क्या है कि यहाँ पे जो दलाई लामा थे, बड़े ही शांति प्रिय इंसान थे। वो चाहते थे शांति से चीन से बात की जाए और शांति से चीन जो तिब्बत है उसको छोड़ के अपना जो टेरिटरी है वहां पे चला जाए। लेकिन जो चीन है वो बड़ा ही स्टार्टिंग से ही साम्राज्यवादी योजना पे ही उन्होंने काम किया है। हमेशा ही जो अपना अक्षेत्र है वो बढ़ाता रहता है। कभी ऊपर वाले को बोलता है कि ये सारी की सारी जगह जो मेरी है, कभी भारत को बोलता है अक्साई चीन और जो अरुणाचल प्रदेश है वो चीन का हिस्सा है, कभी जो हांगकांग है इन्होंने इस पे भी कब्जा कर लिया है, ताइवान को बोल रहा है कि जो ये है चीन का पार्ट है। तो इस तरह से इनकी स्टार्टिंग से ही साम्राज्यवाद की नीति रही है। तो चीन के ऊपर तो आज की डेट में भरोसा करना मतलब खुद के हाथों से ही जहर खाने के बराबर है। ठीक है। लेकिन इससे हमें सीख क्या मिलती है? इससे हमें सीख ये मिलती है कि जब तक कोई हमारे सामने आराम से खड़ा है तो हमें भी उससे हाथ जोड़ के ही बात करनी चाहिए, लेकिन जब कोई थप्पड़ मारे तो हमें उसके ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? सहमत है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि क्या हम चीन के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। जिस तरह से इसका इतिहास रहा है, इन्होंने ऊपर मंगोलिया को पूरा चबा डाला, इन्होंने तिब्बत को पूरा चबा डाला, इन्होंने अपर तिब्बत को पूरा चबा डाला, इन्होंने हांगकांग को चबा डाला। अभी ये जो है, इन्होंने जब हमारा चीन का और भारत का युद्ध हुआ था तो हमसे इन्होंने एक्साई चीन जो है इस पे हमारा कब्जा कर लिया। अब जो है ये अरुणाचल प्रदेश के ऊपर नजर जमाए बैठा हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश चीन का एक हिस्सा है, जबकि अगर देखा जाए तिब्बत भी इनका हिस्सा नहीं था। तिब्बत पे भी इन्होंने जोर जबरदस्ती कब्जा किया है और तिब्बत के नीचे आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। जो अरुणाचल प्रदेश और चीन की सीमा तो दूर दूर से ही कहीं पे भी नहीं मिलती थी। अब ये जो है इधर जो ताइवान है इसको बोल रहा है कि ये भी चीन का एक हिस्सा है। तो चीन के ऊपर कितना भरोसा कर सकते हैं, कितना हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, ये लोग आप डिसाइड कीजिए। ये लोग और कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आप लोगों की क्या राय है। धन्यवाद।